आइए दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्लास के लिए। तो हम लोगों का न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली किताब में 2 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने 5 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उनको बनाने का एक प्रकार से एडवांटेज क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 मैंने आपसे कहा था इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर से और भी तेज़ी के साथ ये बुक आगे बढ़ेगी। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को छोटी छोटी कई बातें सीखनी हैं। आज का जो टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द मिसिंग टर्म। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द मिसिंग टर्म ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमको एक चीज़ और जाननी चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। तो आइए आप लोग भी हेडिंग डाल दें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस, आप ये कह सकते हो जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में भी जो नेचर इस थ्योरम का d/dx का एक प्रकार से होता है, वही चीज़ यहाँ पर हमारे लिए डेल्टा या डेल यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी रहेगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ d/dx ऑफ x⁴ क्या होता है, आप कहोगे 4x³। अगर मैं कहूँ हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये आपको मिलेगा 12x²। अगर मैं कह दूँ हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है 3 टाइम्स, तब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 24x। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो 4 टाइम्स तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 24, कांस्टेंट आ गया। और अगर अब आप लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो ये यहाँ पर हो जाता है 0। यही एक प्रकार से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस है। क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल 4 डिग्री की है तो हम उसको मैक्सिमम 4 टाइम्स ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जब आप उसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, और अगर आप उससे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो अगर हम उसको n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, और अगर आप उसको n से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ पर आपको 0 मिलेगा। और यही नेचर यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा का भी होगा। तो आइए क्या मतलब बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर भी वही बात कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है, अगर हम उसमें डेल्टा को n टाइम्स अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा कांस्टेंट, और अगर हम लोग डेल्टा को n से ज़्यादा बार अप्लाई कर देंगे तो हमको वहाँ पर 0 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, द nth फॉरवर्ड डिफरेंस, द nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल of the degree n is constant and its n+1th forward difference is 0। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो उसका जो nth फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और अगर हम उसको उससे ज़्यादा बार अप्लाई कर देते हैं यानी कि जो उसका n+1th फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो फिर वहाँ पर 0 हो जाएगा। आइए जैसे कि सुने, इफ़ अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कोई एक फंक्शन है इस प्रकार से a0 + a1x + a2x²
एंड सो ऑन अप टू an x रेज टू द पावर n। यहाँ पर एक चीज़ लिख दी जाती है कि an यहाँ पर 0 नहीं है। कहने का मतलब बीच के कुछ टर्म नहीं भी होंगे, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है यानी कि x की पावर n वाला जो टर्म है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो n डिग्री की है। अगर ये पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस हमसे ये कहती है कि अगर हम इसमें डेल्टा को n टाइम्स अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा an, यानी कि x की पावर n का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, इंटू में यहाँ पर आपको मिलेगा h रेज टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, जहाँ पर h का मतलब वही जो मैंने आपको पिछले उसमें लेक्चर में बताया है, h का मतलब हो जाता है स्टेप साइज यानी कि लेंथ ऑफ द इंटरवल। हाँ, कई केस में अगर हम लोग ये कह दें कि h की वैल्यू 1 है, इफ़ अगर h की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आपके पास nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा an इंटू फैक्टोरियल n। और यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा को इस पर एक बार और अप्लाई कर दें तब इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। तो इस थ्योरम की मैंने अभी प्रूविंग नहीं की है। अब दो बातें हैं, अगर ये पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो फिलहाल हम लोग प्रूविंग नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस में आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो अगर हम उसमें डेल्टा को n बार अप्लाई करते हैं तो हमको कांस्टेंट मिलता है। अगर हम डेल्टा को उससे एक बार ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलता है 0। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। लेकिन अब बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ द मिसिंग टर्म की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात यहाँ पर बताई। तो आइए आप लोग हेडिंग डाल देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग टर्म। डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग टर्म। तो एक क्वेश्चन के द्वारा ही मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, हमारा वो क्वेश्चन भी होता जाएगा और इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ये बात भी हम वहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, x f x की ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, और फंक्शन की वैल्यूज इसमें दी गई हैं 1 8 27, और सपोज कीजिए ये टर्म हमारा मिसिंग है और यहाँ पर हो गया 125। अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि बताइए इस मिसिंग टर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करोगे, अगर आप लोग यहाँ पर अपनी रीजनिंग लगा दोगे तो आप यहाँ पर बता दोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 64 है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर वास्तव में 64 ही आना है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जब न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली बुक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मिसिंग टर्म निकालने का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। आप हमेशा उसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, आप लोग अपनी तरफ से कॉमन सेंस का या अपनी रीजनिंग का यहाँ पर यूज नहीं करोगे। जैसे कुछ बच्चे अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर भी इस प्रकार से मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग रीजनिंग का यूज करते हुए मिसिंग टर्म एक प्रकार से निकालते हैं। लेकिन जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मिसिंग टर्म के लिए हम यहाँ पर जो मेथड आपको बताने वाले हैं उस मेथड को आप वहाँ पर यूज नहीं करोगे, यानी कि दोनों बातें अलग अलग हैं। जो आप एसएससी में रीजनिंग में मिसिंग टर्म लगाते हो उसका यूज यहाँ पर ना करो, और यहाँ पर जो मैं आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उसका यूज आप वहाँ पर ना करो। यहाँ पर जो मेथड आपको बताऊँगा अगर आपने उसका यूज एसएससी के अपने एग्ज़ाम में किया तो अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर की वजह से रुक रहा था तो फिर हो सकता है कि आपका सिलेक्शन फिर 2 नंबर की वजह से रुकने लगे, यानी कि एक तो पहले से ही गलत था, एक गलती आपकी और हो जाएगी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेथड आपको बताऊँगा वो मेथड इस बुक के लिए ही है,
उसको आप लोग एसएससी में अपनी रीजनिंग वाली क्लास में यूज नहीं करोगे। हाँ, तो वो मेथड क्या है, आइए शुरू करें। दोस्तों, ये मिसिंग टर्म यहाँ पर चलिए हम लोगों ने मान लिया ए है। अब कॉन्सेप्ट सुनिएगा, अगर हम इस मिसिंग टर्म को ना काउंट करें तो ये देखिए हमको फंक्शन की वैल्यूज कितने पॉइंट पर पता है, 1 2 3 4, इसे नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हमको 4 जगह पर पता है तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर 3 डिग्री की एक पॉलिनॉमियल है। 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल का मतलब इस तरह से ax³ + bx² + cx + d। तो फिर सुन लो, मिसिंग टर्म को नहीं गिनेंगे और फिर अगर हमारे पास यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हमारा ये फंक्शन एक बार फिर सुन लें आप, इस मिसिंग टर्म को हम लोग नहीं काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, अगर 4 वैल्यूज़ दी गई हैं तो उससे कम कर देंगे यानी कि 3, यानी कि हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हमारा फंक्शन यहाँ पर 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल है। इसका मतलब ये समझ लो, मिसिंग टर्म को अगर हम काउंट ना करें, अगर हमको n वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा फंक्शन n-1 डिग्री की पॉलिनॉमियल है, यानी कि उसकी डिग्री को हम लोग एक कम रख करके चलते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला वही कॉन्सेप्ट है, वो मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखना, इफ़ नहीं बल्कि सिंस लिख दें, सिंस द value of the function is given at 4 points। तो हमको फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो 4 पॉइंट पर दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन को लेकर के चलेंगे 4 से एक कम, यानी कि 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल। तो आप क्या कहोगे, सो we take the function as a polynomial of the degree 3। So we take the function as a polynomial of the degree 3। अब नीचे नहीं लिखेंगे, हो सकता है शायद इसमें कवर ना हो पाए प्रकार से, तो मैं यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, है ना। और इस बार जो हमारी क्लासेज चल रही हैं वो मुझे लगता है और भी बेहतर तरीके से आप आराम से उसको पॉज करके ठीक से लिख सकते हो, उसके बाद आप लोग उसको आगे बढ़ाओ, है ना। अब ये सब चीज़ें इस बार आपके हाथ में। पहले तो कई बार बच्चे मुझसे कहते थे क्लास में, सर रुक जाइए पहले नोट कर लें। अब इस बार आपके सामने वो सब प्रॉब्लम्स नहीं हैं, आप आराम से पॉज करके लिख सकते हो और उसके बाद उस वीडियो को फिर आगे की तरफ बढ़ा दें। हाँ, तो आप लोगों ने अभी तक क्या लिखा, आप लोगों ने लिखा कि फंक्शन 4 पॉइंट पर दिया गया था, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर फंक्शन को लिया है 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल। अब बात आती है वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस की, जो मैंने आपको बताई। अगर हमारा फंक्शन 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस के हिसाब से इसका जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और इसका जो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या कहूँगा, उसी के आगे लिख रहा हूँ, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ difference calculus, so according to the fundamental theorem of difference calculus, its fourth forward difference will be 0, will be 0। तो मतलब यहाँ पर यह है, अगर हमको 4 पॉइंट पर फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन को हम लोगों ने 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल माना। अगर फंक्शन 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस के हिसाब से इसका जो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस होगा
वो 0 होना चाहिए। अब क्या बात आती है, अब हम लोग यहाँ पर अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे जो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा था। हाँ, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आइए देखें। 8 - 1 7, दिस माइनस दिस 19, दिस माइनस दिस a - 27, दिस माइनस दिस 125 माइनस a। फिर यहाँ पर आ जाओ, डेल्टा स्क्वायर fx। हाँ, दिस माइनस दिस ये हो गया 12, दिस माइनस दिस ये बनेगा करके a - 46। फिर दिस माइनस दिस यानी कि ये बनेगा 152 माइनस 2a। फिर यहाँ पर आ जाएंगे डेल्टा क्यूब fx। ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मैंने घर पर लगा रखा है। कोचिंग में इस समय हम लोग नहीं जा रहे हैं एक प्रकार से ना, वहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन आगे आने वाले कुछ 2-4 लेक्चर के बाद देखेंगे हम लोग इस चीज़ को भी कुछ ठीक से मैनेज करेंगे। आइए दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि ये बना हमारे लिए a - 58, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये बनेगा करके 198 माइनस 3a। अब ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, चलो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, डेल्टा 4 fx क्या बनेगा। जब आप फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस बनाओगे तो दिस माइनस दिस यानी कि ये बनेगा करके 256 माइनस 4a। बस यहीं तक हमारी टेबल गई है ना। तो डेल्टा की पावर 4 fx में हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई। अब अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिखा, जो पढ़ा, क्या हम लोगों ने कहा था, हमने कहा था फंक्शन की वैल्यू हमको 4 पॉइंट पर दी गई है, तो फंक्शन को हमने माना था 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। अगर हमारा फंक्शन 3 डिग्री की पॉलिनोमियल था तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस के हिसाब से उसका जो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, ऐसा भी हम लोगों ने लिखा था। अब फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस की जगह पर जो वैल्यू आई यानी कि ये वैल्यू आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस वैल्यू को 0 कर देंगे। यानी कि अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ी, उसके हिसाब से इसका जो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आया है वो यहाँ पर 0 होना चाहिए। और जब हमने इसको 0 के इक्वल किया तो यहाँ पर a की जो वैल्यू निकल करके आई वो यहाँ पर आ गई 64 और ये हमारा आंसर आ गया। बाई चांस यहाँ पर वही आंसर आया है जो आप लोग अपने रीजनिंग के हिसाब से भी सोच रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर ज़रा भी हमको चेंज कर दें, यहाँ पर 7 कर दें या यहाँ पर 29 कर देते तो फिर ये सारी बातें हमारी बदल जाती। या मैं जो अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वहाँ पर भी देखिएगा, अभी आप लोगों की जो रीजनिंग है वो वहाँ पर भी काम नहीं करेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग आराम से घर में 2-3 बार इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को लगाना सीख लें। आइए अब हम लोग यहीं पर आज के इस लेक्चर में सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ, तो इस सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने एक काम किया। पहले हम लोगों ने एक मिसिंग टर्म लिया था, अब हमने यहाँ पर 2 मिसिंग टर्म कर दिए। चलिए 3 पर भी हमारा टर्म मिस है और 4 पर भी मिस है। तो 3 पर हमने फंक्शन की वैल्यू को a ले लिया और 4 पर हमने फंक्शन की वैल्यू को b ले लिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ था ये सबके क्यूब लिखे हुए हैं। तो अगर हम अपनी रीजनिंग अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 27 और यहाँ पर 64 आना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, इस बार आप देखोगे आपकी रीजनिंग वाले आंसर यहाँ पर मैच नहीं करेंगे। तो यही बात मैंने आपसे कही कि हम लोग ये जो किताब पढ़ रहे हैं इसकी अपनी जो सीमाएं हैं, यहाँ पर हम लोग जो फार्मूले पढ़ते हैं हमें उसी तरीके से करना होगा। रीजनिंग वाला काम हमको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। आइए मेरे दोस्तों, मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, आइए इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। सुनिएगा, जो मिसिंग टर्म हैं आप उन्हें नहीं देखोगे। अब बताइए फंक्शन आपको कितने पॉइंट पर पता है। इस बार हमको फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट पर पता है, 1, 2 एंड ये 3। अगर हमको फंक्शन 3 पॉइंट पर दिया गया है तो हम फंक्शन को यहाँ पर लेकर के चलेंगे 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। मैंने आपसे कहा है जितने पॉइंट पर हमको फंक्शन दिया गया होता है हम फंक्शन को उससे एक कम डिग्री की पॉलिनोमियल मानते हैं।
इस बार हमको फंक्शन 3 पॉइंट पर पता था, तो हम फंक्शन को मानेंगे 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इस बार चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, क्लास में क्या होता था, मैंने जो बोला आप अगर ध्यान से नहीं सुन पाए तो मालूम मिस हो गया। अब इस बार ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में हैं, तो जो मैं बोल भी रहा हूँ आप उसको आराम से, कुछ मिस हो जाए आप दोबारा वीडियो चला करके सुन सकते हो ना। तो जो मैं बोलूँगा अगर वो नहीं भी लिखता हूँ तो भी इस बार आपको कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कुछ एडवांटेज भी हैं इस प्रकार से जो वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाई दी जा रही है। तो आइए दोस्तों, हमारा फंक्शन 3 पॉइंट पर दिया गया, तो मैं बोल रहा हूँ बस क्या लिखना है ना, सिंस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 पॉइंट, सिंस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन एट 3 पॉइंट, सो वी टेक द फंक्शन एज ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2। इस बार हम यहाँ पर ये मान करके चलेंगे कि हमारा फंक्शन 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल का मतलब हो गया ax² + bx + c। अब अगर हमारा फंक्शन 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस के हिसाब से इसका जो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा और इसका जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो आगे क्या लिखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस इट्स थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस विल बी 0। आइए अब हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करें। हाँ, तो ये बनेगा 7 a - 8, यहाँ पर हो जाएगा b - a और ये बनेगा 125 - b। फिर यहाँ पर आ जाइए ∆² fx। दोस्तों ये हो गया a - 15, दिस माइनस करेंगे तो ये बनेगा b - 2a + 8। फिर यहाँ पर हो जाएगा 125 - 2b प्लस a और फिर यहाँ पर आ जाइए थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। दोस्तों दिस माइनस दिस, इसका मतलब यहाँ पर आया b - 3a और प्लस का 23। फिर यहाँ पर आ जाओ 125 - 8 यानी कि ये हो जाएगा 117 - 3b और प्लस यहाँ पर आएगा 3a। इस बार आप लोगों को और आगे नहीं जाना है क्योंकि आपकी थ्योरी आपसे क्या कह रही थी, आपकी थ्योरी आपसे ये कह रही थी कि इसका जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है वो यहाँ पर 0 होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने फंक्शन को यहाँ पर लिया था 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। अगर हमारा फंक्शन 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है वो यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो आइए थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में इस बार 2 चीज़ें आई हैं, तो हम दोनों को यहाँ पर 0 के इक्वल करेंगे। इस प्रकार से अब ये बनेगा करके b - 3a + 23 = 0 और 117 - 3b + 3a = 0। तो दोस्तों अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लोगे a की भी और वैल्यू निकाल लोगे b की भी। जहाँ तक मुझे याद है कि ये जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी शायद a की वैल्यू हो जाएगी 31 और b की वैल्यू हो जाएगी 70। तो दोस्तों अगर हम अपनी रीजनिंग के हिसाब से सोचेंगे तो हमारा ये आंसर वहाँ पर फिट नहीं होगा, लेकिन इस बुक की जो लिमिटेशंस हैं उनके हिसाब से हमारा यही आंसर सही है। इसका थोड़ा सा मैं वजह भी बता दे रहा हूँ। देखिए वास्तव में हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ आप देख रहे हो तो वास्तव में तो ये फंक्शन था 3 डिग्री का यानी कि x³, लेकिन इस बुक के हिसाब से हम लोगों ने, इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन को माना था 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, यानी कि ओरिजिनली ये फंक्शन था 3 डिग्री का, लेकिन हमने माना था फंक्शन को 2 डिग्री का। इस वजह से आप कह सकते हो कि ये डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो लेकिन यही आंसर इस किताब के हिसाब से यही यहाँ पर सही माना जाएगा और ये आप लोगों का आंसर हो। तो दोस्तों ये टॉपिक भी यहाँ पर आज ये पूरा होता है।
तो ये था हमारे पास, आज हम लोगों ने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस का मतलब क्या है, और हम लोगों ने यहाँ पर सीखा डिटर्मिनेशन ऑफ द मिसिंग टर्म। अब इसका बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोगों को वीडियो में पढ़ाई कैसी समझ में आ रही है, तो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग इसमें सेटिस्फाई हैं। और श्रेयस द्विवेदी जी ने कहा था कि मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस सुशील की कमी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो मैं अगले वीडियो में या 1-2 वीडियो के बाद उनको भी यहाँ पर ला करके उनके भी दर्शन आप लोगों को करवाने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।